हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों को जो पढ़ना है दैट वाज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कंडक्टर्स। और आप सब लोग भी जानते हो यार, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर करंट इजीली फ्लो हो जाता है। सही बोल रहा हूँ ना? है ना? वो सब्सटेंस जिनके अंदर करंट इजीली फ्लो हो जाता है उन सभी को हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर के एग्जाम्पल्स होते हैं ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, कहता हूं अगर मान के दो तार हैं, छोटे पड़ रहे हैं, तार समझ रहे हैं ना, तार छोटा पड़ रहा है तो बीच में तुम्हें लटका दो जाए तार की जगह तो करंट पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? ओके। तो ह्यूमन बॉडी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी में से भी करंट पास हो जाता है। और हमें ये मालूम है कि करंट का पास होना, तो जाहिर सी बात है करंट जो पास होता है तो वो करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर के अंदर करंट टकाटक फ्लो होता है तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं या बहुत कम होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। सीन क्लियर है सभी को? तो कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर करंट इजीली फ्लो हो जाता है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ऑल द मेटल्स एंड द ह्यूमन बॉडी आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट? समझ में आ गया कंडक्टर्स क्या होते हैं? दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। मैं आपको सीधा सा एक बात बताऊं जैसे औलादें होती हैं, औलादें 3 प्रकार की होती हैं। सुपुत्र लाइक मी, कुपुत्र लाइक नॉट यू। नहीं, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आप कुपुत्र नहीं हो। कुपुत्र वो होते हैं निराट बज्जुर, पिताजी किते को कहते हैं पढ़ ले वो ना सुन लो, ना पढ़नो तो ना पढ़नो, वो होते हैं कुपुत्र। तीसरी कैटेगरी में आते हैं अर्धपुत्र की कैटेगरी में आप सब लोग आते हो। क्लियर? अर्धपुत्र, पिताजी खूब कहते हैं पढ़ ले मजा ले, अपन पढ़ जाए, अपन ना पढ़त, लेकिन तादना पिताजी थाप थपर्रे कर देते हैं। क्लियर? तादना थाप थपर्रे है जाते, भाई दिन अपन पढ़ने लगते हैं। सही बोल रहा हूँ? है? यानी सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अर्धपुत्र बोले तो सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पर करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन जब उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो करंट फ्लो होने लगता है। समझ में आ रही बात? पर इंसुलेटर तो कुपुत्र है, ना पढ़ना तो ना पढ़ना। क्लियर? यानी इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर करंट ना के बराबर फ्लो होता है, जीरो फ्लो होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो मैं फिर से बोलता हूं, कंडक्टर यानी कि सुपुत्र, क्लियर, इनके अंदर करंट इजीली फ्लो होता है। करंट इजीली फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए मेटल्स एंड ह्यूमन बॉडी। राइट? दूसरे होते हैं इंसुलेटर बोले तो कुपुत्र, इनके अंदर करंट ना के बराबर फ्लो होता है, यानी इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग 0 के बराबर होते हैं, ना के बराबर होते हैं। राइट? इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो गए रबड़, बोलो बिजली का कोई काम करता है तो करंट ना लगे, रबड़, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है? इंसुलेटर है ना? तीसरा सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इनके अंदर करंट, लो टेम्परेचर पर करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो करंट फ्लो होने लगता है। समझ में आ रही बात? इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना बहुत ज़्यादा होते हैं ना बहुत कम होते हैं, 50-50। राइट? सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, आपने मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें 14 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं पी ब्लॉक में, 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो अगर किसी ने पूछ लिया कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो डिफाइन कर दोगे आप? जल्दी से फटाफट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? तेल लेने पहले मुझे एक बात बताओ, कंडक्टर आपने पढ़ा, इंसुलेटर आपने पढ़ा, सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा, ठीक है? अब हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है? हम एक गेम खेलते हैं, उसमें मेरा जो रोल होगा कंडक्टर का, ठीक है? मैं कंडक्टर हूं और तुम लोग हो इंसुलेटर। कौन हो? इंसुलेटर, ठीक है? तुम इंसुलेटर हो, मैं कंडक्टर हूं, ठीक है? मेरे अंदर करंट इजीली पास हो जाता है, मेरे अंदर करंट इजीली पास हो जाता है। मेरे अंदर यानी किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, है ना? तुम अपना बोलो।
एक्सप्रेशन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ। ओके, बढ़िया एक्सप्रेशन है, गुड, अच्छे लग रहे हो। हाँ, तो आपके अंदर करंट इजीली पास नहीं होता, या ना के बराबर होता है। मेरे अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम बताओ, तुम्हारे अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं। मेरे अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हारे अंदर, तुम तो ज़ीरो हो। मैं सोना हूँ, मैं चांदी हूँ, मैं तांबा हूँ। यानी ऑल द एग्जाम्पल्स मेटल्स एंड ह्यूमन बॉडी। तुम क्या हो? चप्पल है? बोला सही। तुम क्या हो? चप्पल, प्लास्टिक है? समझ गए? यानी इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो गए रबर, प्लास्टिक, वुड, और कंडक्टर के एग्जाम्पल हो गए मेटल्स, है ना। सोना, चांदी, ये सब क्या है? मेटल्स है। होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से फटाफट, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है बेटा, वो ये बोल रहा है, प्लेन होता है एरोप्लेन। एरोप्लेन जो होता है, तो वो कह रहा है एरोप्लेन में टायर होते हैं कि नहीं होते? पहले आप बताओ। होते हैं। टायर रबड़ के बनते हैं, रबड़ इंसुलेटर होता है। पर वो कहता है कि एरोप्लेन के जो टायर हैं, पूछ रहा है एरोप्लेन के जो टायर होते हैं, तो हमें ये मालूम है कि ऑर्डिनरी रबर जो होती है दैट इज़ द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फिर भी हम एरोप्लेन के टायर थोड़े से कंडक्टिंग बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? उसका रीज़न पूछ रहे हैं, क्यों बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, वो कह रहा है ऑर्डिनरी रबर आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर भी हम एरोप्लेन के टायर थोड़े से कंडक्टिंग बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? तो उसका रीज़न ये है बेटा कि जब कोई प्लेन लैंड करता है तो सबसे पहले टायर रोड से टकराएंगे, और टायर रोड से टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा, है ना। और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, चार्ज जनरेट होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज जनरेट हुआ टायर के अंदर, क्लियर, टायर के अंदर जो चार्ज जनरेट होगा और ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज जनरेट हो गया तो प्लेन ब्लास्ट हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो प्लेन ब्लास्ट ना हो तो हम क्या करते हैं, एरोप्लेन के जो टायर होते हैं थोड़े से उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं, एडिटिव्स मिला देते हैं उसमें ऐसे, जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जब प्लेन लैंड करता है और जब उस पर फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो टायर के कंडक्टिंग होने से वो जो चार्ज होगा वो काय में चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा, और प्लेन सेफ रहेगा। जो बोला आपको समझ में आया? बोलो भैया, सीन क्लियर है ना। तो एरोप्लेन के टायर थोड़े से कंडक्टिंग बनाए जा रहे हैं, तो क्यों बनाए जा रहे हैं आपको पल्ले पड़ा? बोलो भैया। तो जल्दी से फटाफट पढ़ लो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमने अभी पढ़ा। देखते हैं अगला। वो बोल रहे हैं ट्रक समझते हैं ना, ट्रक। अब वो कह रहा है ये जो ट्रक होते हैं ना, तो और स्पेशली हम उन ट्रकों की बात कर रहे हैं जिनके अंदर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस समझते हो? ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक सामग्री, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें अगर ट्रक के अंदर भरी होती हैं तो उन ट्रकों में सामान्यतः, शायद आपने पता नहीं कभी देखा है कि नहीं देखा, ऐसे एक आयरन चेन लटका देते हैं, लोहे की चेन लटका देते हैं, और लोहे की चेन इस प्रकार लटकाते हैं कि वो ज़मीन से घिसटती हुई चलती है, रगड़ती हुई चलती है ज़मीन से। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों करते हैं, है ना, ये आयरन चेन क्यों लटका रहे हैं हम? तो रीज़न समझे भैया, ट्रक चलेगो, ट्रक रमकेगो तो हिलेगो डिलेगो, तो फ्रिक्शन भी होगा, जो विस्फोटक सामग्री भरी होगी उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो पहले तो ही वहाँ में विस्फोटक सामग्री भरी है, तो क्या होगा, ट्रक उड़ जाएगा, है ना। तो ट्रक ना उड़े तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की चेन लटका देते हैं। तो जो भी चार्ज ट्रक के हिलने डुलने से प्रोड्यूस होगा तो वो चार्ज लोहे की चेन के थ्रू अर्थ में चला जाएगा और ट्रक सुरक्षित रहेगा। जो बोला समझ में आया? बोलो भैया, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट पढ़ लो, फिर अगला देखेंगे। इसके बाद पहले मुझे एक बात बताओ, अगले क्वेश्चन से पहले, आपको याद है मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था, प्लास्टिक की बॉल है, पानी में डाल दो तो ऊपर ते भींज जाएगी, अंदर उगीली है जाएगी का? अंदर तो नहीं जाएगा ना पानी। आप
अपनी कार से अमेज़न के घने जंगलों में घूमने गए हो, ठीक है, क्लियर, और घनघोर जंगल है, अंधेरी रात है, रात के 2 बजे हैं, डरावना माहौल है, ऊपर से बिजली कड़कड़ा रही है, तो आप तो डरपन लगे, बोलो डरपन लगे। और बिजली सिगंते पहले करुअन पे ही गिरती है, क्लियर, देखा हो ना गांव में भैंसन पे ही गिरती है सिगंते ज़्यादा बिजली, क्लियर। तो बिजली कड़कड़ा रही है, आप घने जंगल में फंसे हुए हो, तो बचने के लिए क्या करो, बिजली बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोले तो चार्ज, बिजली कड़क रही है जोत जोत ते, क्लियर, और आप बचना चाहती हैं, तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो सुनो भैया, चुपचाप कांच पांच बंद करके कार में ही धरे रही हो, आओ, क्लियर, हिलुए डुलियो मत, चुपचाप कार में धरे रहोगे, कार में ही धरे रहोगे, बाहर नहीं निकलेंगे। पूछो क्यों नहीं निकले, मौसम बढ़िया है, निकलना चाहिए, शेर चीता खा जाएंगे, क्लियर, इसलिए नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो चार्ज आएगा, तो कार क्या है, हॉलो बॉडी, जैसे मैंने बताया था हॉलो कंडक्टर है, तो चार्ज देते हैं तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर नहीं जाता। अंदर जब चार्ज ही नहीं जाएगा तो अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पढ़ा था ना अपन ने ये कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। जब चार्ज आएगा तो ये कार क्या है, हॉलो कंडक्टर हो गया एक तरीके से, हॉलो कंडक्टर हो गया, तो बिजली गिरेगी तो इसके सरफेस पे तो आएगी, लेकिन अंदर चार्ज नहीं जाएगा, और अंदर चार्ज नहीं जाएगा तो अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी तो आप सुरक्षित बने रहेंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। ये सचिन बहुत असर तो पे ही गिरेगी बिजली कभी नहीं, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को। ओके, पढ़ लो अगला क्वेश्चन, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा वो हमसे बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्जेस, 1 कूलम चार्ज दे रहा है, यानी Q बराबर 1 कूलम दे रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। आप सब लोग अपने हिसाब से देख के आंसर बताओ क्या होगा, और कमीनो आंसर तो तुम्हारे सामने ही धरो है, पर तुम्हें वो आंसर गलत है, वो आंसर गलत है। खैर चलो, सबको अपना अपना सूझ रहा होगा, बिना अपनी जुगाड़वा ऑप्शन दी हुआ होगा वहाँ में, कईयों ने जहाँ में जो आंसर लग रहा होगा मैं बताऊँ आप है, जहाँ में कईयों ने आंसर जवाब दिख रहा होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सही बोल रहा हूँ ना। और 90% लोग यही लगा के आते हैं, 90 नहीं 99.99% लोग यही लगा के आते हैं, इक्का दुक्का की कहीं ना ने। वो पूछ रहा है, ध्यान रखना, इसे नोट कर लेना, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वो कह रहा है 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, Q और N में कोई संबंध है, तो हमने बचपन में पढ़ी थी Q बराबर N ही, Q की जगह दे दो 1, N हमें निकालना है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1 जी नीचे आ जाओगे जाके, तो 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर N। सीन क्लियर भैया। तो N बराबर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। कहानी समझ में आई भैया कि नहीं आई, बोलो भैया, उतार लो फटाफट इसे, नहीं तो बाद में हमारी प्राण खाओगे, उतारो फटाफट जाए। वो कह रहा है, द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन अ पॉइंट चार्ज बाय 3 अदर रिस्पेक्टिव पॉइंट चार्जेस आर F1 F2 एंड द टोटल। ओके लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है ये कोई चार्ज है, ये मैंने मान लिया कोई चार्ज है Q, उसने कुछ दिया नहीं है, वो कोई चार्ज की बात कर रहा है, मैंने कोई चार्ज Q मान लिया। अब मैंने मान लिया यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, ये मैंने मान लिया Q1 चार्ज है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा ये मैंने मान लिया Q3 चार्ज है, ठीक है, ये 3 चार्जेस हैं। अब आप बताओ ये Q1 चार्ज इस चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, आप बताओ। हाँ वेरी गुड, इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये मैंने F1 फोर्स मान लिया। Q2 इस पे किधर लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ये F2 फोर्स हो गया। Q3 इस पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो ये F3 वेक्टर हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, समझ गए ना मेरी बात को। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, वेक्टर सम के बराबर होता है। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो जो अलग अलग चार्जेस हैं वो इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। क्लियर, अपने 11th में वो पढ़ते हैं ना हम लोग, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे होता है ये। समझ में आई बात। इस पर F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो गया, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। क्या मैं उम्मीद करूँ समझ गए हम लोग। देख लो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, तो हमने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। बोलो भैया, हमने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L।
क्यू चार्ज हो गया, चार्ज कूलाम में नापते हैं, लेंथ मीटर में नापते हैं, तो कूलाम पर मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगला है द रेशियो ऑफ फोर्सेज F1 एंड F2 बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q प्लेस्ड इन एयर एंड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रिस्पेक्टिवली इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। वो कह रहा है दो चार्जेस प्लस Q और माइनस Q है। क्लियर? दो चार्जेस प्लस Q और माइनस Q है। ये मैंने रख दिया प्लस Q और माइनस Q। दिख रहे हैं सभी को दो चार्जेस प्रॉपर बेटा? बोलो। अच्छा, इनके बीच का कोई डिस्टेंस वो दे नहीं रहा है, मैंने मान लिया r डिस्टेंस है। अब वो कह रहा है जब ये एयर में रखे हैं तो इनके बीच में फोर्स F1 लग रहा है, तो F1 इज इक्वल टू 1/4πε0। K की जगह तो 1 आ जाएगा, तो K लिखूं क्या? नहीं लिखूं। Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q अपॉन r²। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये फोर्स F1 कब है? जब ये एयर में रखे हैं। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसे मीडियम में रख दूं, एक ऐसे मीडियम में रख दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फोर्स F2 लगता है। तो यही फॉर्मूला फिर लगा रहा हूं, तो F2 बराबर 1/4πε0 K। अब K आएगा क्योंकि ये मीडियम में रखा हुआ है ना? Q1 वही है, Q2 भी वही है और डिस्टेंस भी वही है। क्लियर? तो F1 और F2 का रेशो पूछ रहा है, तो रेशो यहीं डिवाइड कर दिया मैंने दोनों इक्वेशंस को। 1/4πε0 से 1/4πε0, Q इंटू Q से Q इंटू Q, r² से r²। तो बेटा हमारे पास क्या बचा? F1/F2 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1/K। बोला भैया सही बोल रहा हूँ है ना? 1/K। और ये K कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये? F1/F2 इज इक्वल टू K/1। क्या मैं उम्मीद करूँ समझ में आ गया आपको? बोलो भैया, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करेंगे बेटा। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। वो बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस R। तो भैया हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज Q के कारण, जैसे ये पॉइंट चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद आ रहा है? E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। क्लियर? तो वो यही तो पूछ रहा है, E और r² एक दूसरे के कैसे इनवर्सली हैं, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कहानी समझ में आई भैया जो मैंने की है अभी? बोलो भैया, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ूं? ओके। अगर ये बात समझ में आती है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अपन ने पढ़ा था ना टाउ बराबर PE sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर? मेरे बताने लायक नहीं है ये तो आप कर सकते हो, नोट्स में बताया था, सब लिखा भी हुआ है। इसके बाद अगला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, है ना? तो U बराबर -PE। ये एक्चुअली चैप्टर 2 में है ना? जिन लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा है उन्हें मालूम होगा U बराबर -PE cos थीटा। ठीक है, वहाँ मैंने करा चुका हूँ, तो हो चुका है ये। क्लियर? बाकी के लोग पेशेंस रखें, जब चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा तब आप इसे देखिएगा। ठीक है ना? क्लियर? ये चैप्टर 2 का आ गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इसके बाद हमारे सामने द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। मोह बता भी जरूरत तो ना ने? हाँ, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, हम सब लोग जानते हैं। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आप बता दो। हॉलो कंडक्टर है, हॉलो चार्ज कंडक्टर है, इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बताओ भैया। 0 होता है हर जगह। पढ़ लो, अगला खुद ही समझ जाओगे। पढ़ो फटाफट, टाइम दो उसे थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने जो है दैट इज अ चार्ज Q इज कैप्ड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ वन सरफेस ऑफ द क्यूब। मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल मैं नहीं कराऊंगा, करा चुका हूँ, पूरा सवाल कराया है मैंने। याद है बम फटो तो चिथड़ा भैया थे, एक पेज से निकलने वाले चिथड़े, याद आ रहा है? वही चीज़ है ये, सेम Q/6ε0, पूरा सवाल करा हुआ है यहाँ पे। अगला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम अ चार्ज प्लेन शीट। शीट भैया, शीट कल परसों ही बहु है, पिछले टर्न पे ही। शीट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0। क्लियर है? चलो, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली कहानी है अ फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R। If one charge is fixed and the other revolves around it in a circle of radius, then work done will be।
भैया सर्कुलर मोशन में कभी भी वर्क डन पूछे 0, समझ में आ गया ना, बताया था ये मैंने चैप्टर 2 में बताया था कि नहीं, क्लियर। ये ओटी चैप्टर 2 का आ गया है, क्लियर। इस पर टिक कर दो, चैप्टर 2 पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है गाइस, क्लियर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, है या नहीं, आगे बढ़ूं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, पढ़ा था ना। तो चार्ज की यूनिट कूलाम, एरिया मीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, समझ में आती है बात सभी को, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द डायपोल मूवमेंट इज अ, तो पढ़ा था अपन ने डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी अगर आपको याद हो तो, बोलो भैया। अगला क्वेश्चन इसके बाद वो कह रहा है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज फिल इन द ब्लैंक्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एफ इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा था ना अपन ने, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बात समझ में आ रही है। तो वही पूछ रहा है वो आपसे, पढ़ो एक बार खुद से, समझ में आता है कि नहीं आता देखो जरा एक बार, हो गया सभी का। अगला कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो भैया आपने एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी इन फ्री स्पेस अगर आपको याद हो तो आपने ये वैल्यू पढ़ी थी 8.86 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पढ़ी थी कि नहीं। तो ये क्या है, यूनिटी तो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की। अब मान के चलो एग्जाम में आप लोग सपोज करिए आपको ये याद ही नहीं रही, वैल्यू याद ही नहीं रही, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आपको याद नहीं रहा, तो आप इसे फाइंड आउट भी कर सकते हो बेटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 की तो यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन 0 को उठा के इधर ले आया एफ की जगह, और एफ को उठा के एप्सिलॉन 0 की जगह ले आया। तो देखो एप्सिलॉन 0 हटा के तो मैंने ये एफ लिख दिया और एफ की जगह एप्सिलॉन 0 लिख दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया। Q1 चार्ज है, कूलाम में नापेंगे, Q2 भी चार्ज है, कूलाम में नापेंगे, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, पाई भी एक वैल्यू होती है 3.14, ये भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई वैल्यू नहीं होता। एफ फोर्स है, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं। के को आप बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये भी एक कांस्टेंट है ना, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। आर को आप बोलते हो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो डिस्टेंस मीटर में नापी जाती है, तो मीटर, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, ये आ गई यूनिट। समझ में आ रही है, तो आप इसे निकाल भी सकते हैं अगर आपको नहीं याद रहे तो। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो किसी ने पूछ लिया परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, तो यूनिट निकाल देंगे ऐसे, क्लियर। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा वो अगला क्वेश्चन दे रहा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायपोल मूवमेंट इज, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ATL ये सब बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही, बोलो भैया। द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज, तो प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, बोले भैया। एप्सिलॉन 0 हवाली पढ़ो तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर, तो एप्सिलॉन 0 रिप्रेजेंट्स द परमिटिविटी ऑफ एयर, क्लियर। और ये भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। इन नेचर द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर E, और E से इसलिए डिनोट करते थे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता था, याद है, समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ ठीक है भैया। तो ये वाला हो जाएगा ना आपका, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। इसके बाद कह रहा है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट, तो मैंने पढ़ा था E बराबर फेंकू F/Q, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, क्लियर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे, न्यूटन पर कूलाम। कहानी समझ में आ रही है, बोलो भैया, ओके ओके। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर पासिंग थ्रू 1 कूलाम चार्ज, क्लियर। फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर पासिंग थ्रू 1 कूलाम चार्ज, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ OT है और हर बच्चा इसे नहीं कर पाता है ना। वो कह रहा है 1 कूलाम चार्ज से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होती हैं 1 कूलाम चार्ज से। तो पट्टे ने हमको Q बराबर 1 कूलाम दे दिया बेटा, Q बराबर 1 कूलाम दे दिया। अब वो कह रहा है 1 कूलाम चार्ज से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होती हैं।
द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो यही तो पूछ रहा है, एक कूलम चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पास हो रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना चाहता है, बोलो, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना चाहते हो। मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि नहीं, बोलो भैया। और क्यू की वैल्यू 1 दे रहा है, तो आंसर क्या हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर और आगे भी अगर बढ़ाना चाहो, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हमने वैल्यू पढ़ी थी 8.86 इंटू 10⁻⁻12, ये दिख रही है आपको, दिखाई दे रही है या नहीं दे रही, बोलो भैया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻11। कहानी समझ में आई कैसे आया भैया, बोलो। हाँ, इसको आप लोग नोट कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, बाद में हमारा दिमाग खराब करोगे, है ना। इसका सॉल्यूशन नोट कर लो। वेल, इसके बाद अब हमारे सामने जो हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं दैट इज ट्रू फॉल्स। तो चलिए जानते हैं अब ट्रू फॉल्स के बारे में हम लोग, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले दे रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज डाइन। तो मैंने बताया भी था और शायद लिखाया भी था आपको, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, फोर्स का ऐसा ही सिस्टम में यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, अगर आपको याद हो तो वही कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज डाइन, तो ट्रू। अगला कह रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। तो ये भी मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन नेचर चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो वही तो कह रहा है, क्लियर, वो यही बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। बोलो भैया, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ये बताओ पहले, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा हमसे बोल रहा है वो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वैलिड इन रिलेटिव मोशन। यानी रिलेटिव मोशन जब होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड नहीं होता है। तो ये फॉल्स है, चाहे कैसा भी मोशन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। ये बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा, क्लियर। वैसे रिलेटिव मोशन समझते हो आप लोग क्या होता है रिलेटिव मोशन, मैं समझाता हूँ। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में मूव कर रहा होता है तो हम उसे रिलेटिव मोशन बोलते हैं। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर मूव करें और मूव करते वक्त उनके बीच का जो गैप है, अगर वो गैप बदल जाए, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है। और अगर दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन उनके बीच का गैप बदल ही नहीं रहा है तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों भग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में और दोनों की स्पीड सेम है। तो आप बताओ इनके बीच का फासला बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो यहाँ मोशन तो हो रहा है लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, उनके बीच का गैप फिक्स है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है। समझ में आ रही बात, क्लियर। अब आप बताओ, अब मैं इनको मूवमेंट करा रहा हूँ, रिलेटिव मोशन है या नहीं है, बताओ है या नहीं है, है, क्योंकि गैप कम हुआ। अब है, बोलो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं। अब बताओ रिलेटिव मोशन है या नहीं है, है, क्योंकि अलग अलग स्पीड होगी तो बीच का गैप बदलेगा। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं। तो रिलेटिव मोशन का मतलब समझ में आया। तो वो कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वैलिड इन रिलेटिव मोशन। तो ये फॉल्स है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट आपको, क्लियर। आगे बढ़ूं, बोलो भैया, ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसके बाद कह रहा है द कोलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द अदर चार्जेस प्रेजेंट इन दैट फील्ड। ट्रू है भैया ये, और आपको बता दूं ये क्या है। आपको याद है मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ में। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको ये बताया था कि दो चार्जेस के पास, दो चार्जेस की विसिनिटी में, दो चार्जेस के एरिया में अगर कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए तो ये तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो भैया, बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर होगा, क्लियर। तो वो यही बोल रहे हैं, दो चार्जेस के पास अगर कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए तो वो तीसरा चार्ज उन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगला कह रहा है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय गॉस थ्योरम। तो भैया हमने ये पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम प्रूव द कूलम्ब्स लॉ। याद है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम प्रूव द कूलम्ब्स लॉ। ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ प्रूव किया जा सकता है और गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ प्रूव किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है
कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द गॉस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यहाँ तक। देख लो फटाफट इसे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मुझे एक बात बताना, क्यों मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया था क्या आपको कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें जब हम कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है और टॉर्क का फॉर्मूला, ये वाला आपको प्रूफ करा दिया क्या? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कराया था क्या आप लोगों को? बताना जरा। तो मतलब आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, लगता है कि नहीं लगता? तो अगला यही तो है आपसे, वो क्या कह रहा है बताना आप, ट्रू या फॉल्स। वो कह रहा है अ टॉर्क एक्ट्स ऑन अ डायपोल कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। तो आप क्या बोलोगे, इसे ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे? ट्रू बोलेंगे, क्योंकि लगता है भैया, हमने पढ़ा है, पूरा डेरिवेशन करो, हमने टाउ बराबर पी साइन हो, तो सांची कह देता हूं। बोलो भैया, क्लियर है या नहीं है? समझ में आई बात? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अब आती है हमारे सामने मैचिंग, जोड़ी मिलाओ। चलो भैया, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, पहले का बी हो गया, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, पढ़ा था ना। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मैंने बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, माइनस पी कॉस थीटा। क्लियर है भैया? अगली बात आती है यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर आपको याद हो तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। और टॉर्क का रिलेशन जब मैंने आपको प्रूव करवाया था तो मैंने बताया था टॉर्क का रिलेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। याद है आप लोगों को? तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या हुई? न्यूटन मीटर। टॉर्क को हम लोग और क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर हो गई। समझ में आया क्यों लिखा न्यूटन मीटर? आगे बढ़ूं। इसके बाद अगली बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये तो अपन ने पढ़ा था, क्यू बराबर प्लस माइनस है नहीं, आप जानते ही हो। अगला है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा था। डायपोल मूवमेंट P बराबर Q इंटू 2L। तो Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, 2L लेंथ है तो मीटर, कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का हो गया कूलम मीटर। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोगों को ये बात समझ में आई? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? यहाँ तक जितना भी बताया आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए और उन्हें याद करिए, ये आपका टास्क है। क्लियर? मेरे हिसाब से चैप्टर 1 नमो नमा है क्लियर, तो ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़िएगा, तैयार करिएगा, ये अब आपका टास्क है। मेरा टास्क अपनी तरफ से ख़त्म हुआ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।